रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज यूके इमिग्रेशन लॉज के हवाले से जो है इंडेफिनेट लीव टू रिमेन ऑन द बेसिस ऑफ स्पाउस वीज़ा जो है मैं उस पर बात करूंगा। और जो फाइनेंशियल थ्रेश होल्ड है स्पेशली उस पर मैं जो है अपनी ओपिनियन देना चाहूँगा। उसकी वजह क्या है कि बहुत से लोग जो हैं इस एक दो पॉइंट्स के ऊपर काफ़ी कंफ्यूज्ड होते हैं कि जब आप स्पाउस वीज़ा अप्लाई करते हैं या स्पाउस वीज़ा लेते हैं, चाहे वो स्विच किया हो वीज़ा किसी भी वीज़ा से स्पाउस वीज़ा में या स्पाउस वीज़ा की एक्सटेंशन, और उसके बाद जो है जब आप आईएलआर के लिए अप्लाई करते हैं, इंडेफिनेट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपका फाइनेंशियल थ्रेशहोल्ड जो है वो क्या होना चाहिए। लेकिन उससे पहले जो है एक जो बड़ा अफसोसनाक जो वाक़या हुआ जो पाकिस्तान में, उस पर मैं बात करना चाहूँगा, जिस पे मैं रियली आई वाज शॉक्ड कि जब वो मैंने सारी न्यूज़ और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सब सारी चीज़ें देखी। एंड बीइंग अ ह्यूमन राइट्स लॉयर जो है मेरे लिए एक बड़ा शॉकिंग था। और इसको आज के इस वीडियो व्लॉग में शामिल करने का मकसद भी ये है कि इस तरह के जो वाक़यात होते हैं, ये जैसे हमारी बहन जो है फरहंदा रहमान जो है जो उनके साथ वहाँ पे कश्मीर में जो है वो ये इशू हुआ। ये एक किसी कश्मीरी औरत का ये वाक़या नहीं है, ये किसी भी इंसानियत के हवाले से अगर देखा जाए तो ये एक जो है बड़ा शॉकिंग है। ये इस तरह का जो सिचुएशन आती है कि उनकी जो अबडक्शन की गई, जिसको अगवा कहते हैं टेक्निकली तौर पे। अगवा का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को जो है मुंह पे कपड़ा डाल के ही जो अगवा किया जाता है, जो किसी को गन पट्टी पे या पिस्तौल दिखा के या चाकू छुरी या कोई ऐसी चीज़ दिखा के किसी को गाड़ी में ज़बरदस्ती बैठाना जो है, और ये भी अबडक्शन में ही आ जाता है लीगली तौर पे। हरास करना किसी को किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो या फेस टू फेस फिजिकली या किसी भी तरीके से किसी औरत को या मेल को किसी को भी हरास करना जो है ये भी एक सीरियस क्राइम में जो है वो आ जाता है। फिर अटेम्प्ट टू सेक्सुअल जो असॉल्ट था, असॉल्ट कहते हैं जी हमले को, किसी पे असॉल्ट करना जो है, लेकिन वो असॉल्ट किसी भी तरह का हो सकता है, वो चाहे सेक्सुअल हो या नॉर्मल असॉल्ट होता है। सो जो एसएचओ साहब जो थे, ऐसे शख्स को साहब तो खैर नहीं कहना चाहिए, इमरान चौधरी जिसका नाम था, उसने जो था ये ख़ातून जो थी फरहंदा रहमान जो थी, ये यहाँ से गई वहाँ पे, और उसके बाद जो है जो कुछ हुआ मैं उस पर लंबी बात क्या करूँ, चूँकि सभी लोग जो हैं वो जानते हैं, स्पेशली पाकिस्तान साइड के तो सारे जानते हैं। और जो मैं चूँकि ब्रैडफर्ड बेस्ड हूँ, और ब्रैडफर्ड जो है यहाँ पे हमारे मीरपुर की कश्मीर की बहुत ज़्यादा कम्युनिटी रहती है। और मैं आज एक मॉर्निंग टाइम पे भी और उसके बाद आज शाम को भी ऑफिस में जितने भी लोग आए, और उन्होंने सभी लोगों ने जो था इसी पॉइंट के ऊपर बात की। और एक दो ख़वातीन जो थी वो ऑफिस में आई, उन्होंने तो बाकायदा जो रोई हैं, बाकायदा उन्होंने कहा जी बहुत दुख हुआ। और इसी वजह से मैं आज के इस वीडियो व्लॉग में भी जिक्र कर रहा हूँ। ब्रिटिश कश्मीरी वूमेन जो है फरहंदा रहमान जो है, सो ऑब्वियसली उन्होंने मीरपुर में जो था अपनी अभी प्रेस क्लब में जो था, उन्होंने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने सारा इवन का वीडियो भी उन्होंने दिखाई, जो एसएचओ ने इमरान चौधरी ने जिस तरीके से ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठने का कहा, जिस तरीके से कहा मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, रूम में चलो, बेडरूम में चलो, फलां करो, ये करो। सो ये जो 3 एलिगेशंस उनके ऊपर लगाए गए ये फरहंदा रहमान की तरफ से जो था, अबडक्शन है, हरासमेंट है और अटैम्प्ट टू सेक्सुअल असॉल्ट है। सो फार जो है एसएचओ को जो है उनको सस्पेंड तो कर दिया गया, लेकिन क्या इस तरह के वाकयात से जो है सिर्फ सस्पेंशन जो है किसी की या किसी को जॉब से हटाना, सिर्फ सस्पेंड करना ही इनफ होता है? या फिलहाल तो कहा यह जा रहा है कि जी कि उनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज है और इस वक्त अरेस्ट भी कर लिया गया है। लेकिन क्या ये मामला जो है जिस तरीके से अभी हुआ है, क्या उनको ऐसे शख्स को जो है कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि दूसरों के लिए जो है एक एग्जाम्पल बनना चाहिए कि चूंकि वो ये फरहंदा रहमान ने तो बिल्कुल ठीक कहा कि वो तो ब्रिटिश बॉर्न थी, यहाँ की थी, और उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल था कि उसने मीडिया को इनवाइट कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, लोगों को बता दिया कि जी उसके साथ क्या हुआ है। कितने परसेंट ऐसे ख़वातीन हैं जो वहाँ पे देहातों में रहती हैं, विलेजेस में। खाली कश्मीर की हम बात नहीं करेंगे, हम किसी स्पेसिफिक एरिया की तो बात कर ही नहीं रहे, चाहे वो कोई भी शख्स जो है वो कहीं का हो, वो इंडिया का है, नेपाल का है या कहीं का भी है। सो उसमें
हमने वुमेन एम्पावरमेंट जो है उस पे हमें फोकस करना चाहिए। और मैं भी अपने इसी प्लेटफॉर्म से जो है बीइंग एडवोकेट, और चूँकि मैं वहाँ पे पाकिस्तान की तमाम हाई कोर्ट्स का मैं वकील हूँ, एडवोकेट हूँ वहाँ पे, और स्टिल जो है वहाँ पे हमारा ऑफिस भी है, लेकिन मैं चूँकि प्रैक्टिस यूके बेस्ड करता हूँ। लेकिन जो इस तरह के वाक़यात होते हैं उसमें मैं वहाँ से भी बाकायदा, पाकिस्तान से भी बाकायदा पार्टिसिपेट करता हूँ। और बहुत से ऐसे केसेस जिसमें मेरी लीगल नुमाइंदगी चाहिए होती है पाकिस्तान की किसी भी कोर्ट्स में जो है, वो मैं वहाँ पे बाकायदा जो है नुमाइंदगी करता हूँ, और मैं वहाँ की कोर्ट्स में भी पेश होता हूँ। सो इस वजह से बहुत से लोग जो डरते हैं यहाँ पे यूके में रहते हुए, सो बीइंग ओवरसीज पाकिस्तानी, अगर आप समझते हैं कि आपके साथ इस तरह की कोई इश्यूज हैं, तो आपको वहाँ पे जाके आपके लिए आवाज़ उठाना मुश्किल है, तो आप बिल्कुल यूके में रहते हुए भी, बीइंग मैं पाकिस्तानी वकील भी हूँ, तो आप यहाँ से भी हमारी फर्म को या मुझे एंगेज कर सकते हैं कि मैं आपका मुकदमा जो है, जो आपका केस जो है, उसको पाकिस्तानी अदालतों में जो है वहाँ से भी लड़ सकूं। सो इस वजह से जो है वो लोगों के शायद बाज़ का यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को नहीं पता होता, इस वजह से मैंने ये वाला पॉइंट जो है उसको ऐड किया है। सो उसमें मीरपुर के जो एसएसपी खावर अली के हवाले से जो है कहा गया कि खावर अली जो है ऑफ प्रोटेक्टिंग द ऑफिसर एंड कि जी जो इस खातून ने, फरहंदा रहमान ने, जब एसएसपी को शिकायत लगाई कि जी आपके एक पुलिस ऑफिसर जो एसएचओ इमरान चौधरी ने ये मेरे साथ हरकत की है, तो वो अभी कहना थोड़ा मुश्किल भी लग रहा है। और मैं तो खैर पाकिस्तानी जुडिशरी सिस्टम को भी समझता हूँ, वहाँ की मैं पुलिस को भी समझता हूँ कि वो ऑलवेज जो है, पाकिस्तानी पुलिस जो है वो नाअहल होती है, वो करप्ट भी हैं। उसमें चंद एक लोगों को छोड़ के मेजॉरिटी जो है उनकी वो इसी तरह के जो है वो जो एक्ट्स उनके होते हैं। सो मैं ये समझता हूँ कि इस केस को जो है ये बाकायदा इसके ऊपर जो है एक जुडिशल जो कमीशन है वहाँ का, जुडिशल कमीशन को एक कमेटी वहाँ पे बननी चाहिए, और इस केस की बाकायदा इन्वेस्टिगेशन इस तरीके से हो कि मुल्ज़म जो है, अभी वो ऑब्वियसली मुल्ज़म है, मुजरम तो नहीं बना, लेकिन उसमें एविडेंस जो है वो ये ना हो कि वो अपना बीइंग पुलिस ऑफिसर होते हुए और वहाँ पे अपने इख्तियारात को, अपने राइट्स को यूज़ करते हुए, या अपने नाजायज़ अपने राइट्स को इस्तेमाल करते हुए जो है वो इस केस से बाहर निकल आए। और फिर इस तरह के अगर होगा तो ये बहुत ज़्यादती होगी। सो यहाँ पे यूके में रहते हुए और बीइंग पाकिस्तानी और बीइंग वकील जो है, हम इस मैटर को जो है यहाँ पे भी जो है रेस करेंगे, और मैं बाकायदा इसकी जो है हम ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से, और बाकायदा इसकी तमाम एम्बेसीज और कौंसलेट और बाकी तरफ भी जो है मैं इस मामले को उछालूंगा, और बाकायदा जो है बाकी जो रेलिवेंट अथॉरिटीज़ हैं हम वहाँ पे भी जो है इसकी आवाज़ उठाएंगे। और इस वीडियो के ज़रिए मैसेज भी है ये फरहंदा रहमान साहिबा को, और ऑब्वियसली उनकी जो वकील इस वक्त काम कर रही हैं, हमारी कोलीग हैं सारे, जो है हम सब आपके साथ इस जस्टिस सिस्टम में आपके साथ खड़े हैं, और आपके साथ जो है आगे भी हम आवाज़ में लाएंगे, और जहाँ पे मेरी भी अगर वकील ज़रूरत पड़ी मैं बिल्कुल आपके साथ खड़ा हूँगा जी। और ये जो ILR की मैं बात कर रहा था, उसमें पॉइंट उसमें ये है कि भाई साहब का क्वेश्चन एक्चुअली ये था कि मैं इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या मुझे फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड जो है अभी भी दिखाना होगा या नहीं। सो द आंसर इज कि जब आप पहला, ऑब्वियसली कई लोग इस राइट नो तो जो फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड है स्पाउस वीज़ा का वो 29,000 पाउंड्स है, लेकिन जो लोग इस 29,000 पाउंड्स के रूल से पहले जो यूके में आए हुए थे उनका फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड था 18,600। अगर आप पुराने थ्रेशोल्ड के मुताबिक आप यूके में आए हुए हैं, सो राइट नो अगर आप अपना वीज़ा एक्सटेंशन की तरफ जाते हैं तो आपको 18,600 18,600 के ऊपर ही आप एक्सटेंशन अपनी लेंगे, नंबर वन। और सेकंड ये है कि चूंकि आपकी जो सेकंड ये जो एक्सटेंशन होती है दैट्स द बेस्ड ऑन जो आपका फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड है, उसकी बेस के ऊपर आपको उन्होंने अपनी एक्सटेंशन दी होती है। अगर आपके पास 18,000 या जो इस वक्त का 29,000 राइट नो है, अगर वो थ्रेशोल्ड ना होता तो वो आपको 5 इयर्स रूट की बजाय वो आपको 10 इयर्स वीज़ा रूट के ऊपर लेके जा सकते थे। सो उन्होंने जो आपको 5 इयर्स रूट के ऊपर ही अगर रखा है, तो इसका मतलब है जो आपकी सेकंड एक्सटेंशन है दैट्स द बेस्ड ऑन योर फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड।
सो ये जो आपका फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड है इसको आपने कंटिन्यूसली रखना है। सो द टाइम जब आता है फॉर अप्लाइंग फॉर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, ILR के लिए जब आपने अप्लाई करना होता है, सो दैट एट द टाइम जो है आपने अपने 5 ईयर्स का जो है, ऑब्वियसली पहला थ्रेशोल्ड हुआ तो दैट्स वाई आपको सेकंड एक्सटेंशन मिली। सेकंड एक्सटेंशन जब आपको मिल गई और अब आप ILR के एलिजिबल हो रहे हैं, तो आपने यहाँ पे भी आपका 18,600 या आपका 29,000 पाउंड जो जिस भी मद में आप आते हैं वो आपने फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड आपने शो करना जो है वो आपके लिए मैंडेटरी है, इस मस्ट आपने शो करना होता है। इसके अलावा ऑब्वियसली जो बाकी रिक्वायरमेंट्स है वो तो आपने देनी है। B1 इंग्लिश का टेस्ट है, या आपका लाइफ इन द UK है, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, वो आप स्टिल जो है वो अपनी वाइफ के साथ हैं और रिलेशनशिप जो है वो जेन्युइन है एंड यू बोथ आर लिविंग टुगेदर, और वो सारी चीज़ें जो है वो अपनी जगह। लेकिन जो पॉइंट है वो ये है कि क्या ILR के टाइम आपने फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड स्टिल आपने प्रूव करना होता है? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। आपने वहाँ पे ILR के टाइम जो है वो फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड जो है आपने दिखाना होता है जी। एक छोटा सा एक सवाल जो है ये किसी भाई साहब ने भेजा हुआ था, इसको भी जो है ये जो यूट्यूब के ऊपर आप क्वेश्चंस आपने भेजते हैं वो जहाँ पे लीगल आंसर या एडवाइस या वो इंफॉर्मेशन की हद तक होता है, मैं वहाँ पे इंफॉर्मेशन की हद तक मैं लाजमी रिप्लाई देता हूँ। जहाँ पे आपको लीगल एडवाइस होती है वहाँ पे जो है वो आ जाता है कि यू नीड अ लीगल एडवाइस। और मैं सोशल मीडिया को खुद हैंडल नहीं करता हूँ, वहाँ पे हमारा जो टीम है, हमारा जो रिसेप्शन डेस्क होता है वो वहाँ पे रिप्लाई कर रहे होते हैं। तो बहुत से लोग जो हैं वो समझते हैं कि शायद मैं वहाँ पे रिप्लाई दे रहा होता हूँ। सो इस वजह से वो जो लीगल क्वेश्चन जब आते हैं वो मेरे तक पहुँचते हैं, फिर जहाँ पे लीगल एडवाइस चाहिए होती है मैं उनको रिप्लाई देता हूँ कि जी आप वहाँ पे बता दीजिए कि यू नीड अ लीगल एडवाइस। वहाँ जब इंफॉर्मेशन हो वो मैं आपको दे देता हूँ जी। ये इनका था जी। अस्सलाम वालेकुम सर, 10 साल का बैन लगा हुआ है, क्या स्टूडेंट वीज़ा भी नहीं हो सकता? क्वेश्चन मार्क। फिर आगे सेकंड लिखा है जी, स्टूडेंट वीज़ा पर स्पाउस वीज़ा चला जाऊं तो क्या हो सकता है? फिर आगे लंबी चौड़ी चीज़ें हैं। सो मुझे आपकी कंप्लीट सवाल की समझ नहीं आई, बट द सिंपल आंसर इज अगर कोई शख्स जो है उसके ऊपर UK का 10 साल का अगर बैन लगा हुआ है तो वो बैन मीन बैन, वो डजेंट मैटर आप आगे से बाद में बैन, आप जब तक आपका बैन खत्म नहीं होगा आप कोई सा भी वीज़ा अप्लाई करेंगे वो उसको रिफ्यूज़ करेंगे। सो जब आपका बैन ख़त्म हो जाता है तो देन जो है चाहे आप स्टूडेंट का वीज़ा अप्लाई करें, चाहे आप स्पाउस वीज़ा अप्लाई करें, चाहे आप स्किल्ड वर्कर, चाहे आप कोई सा भी वीज़ा अप्लाई करें, आपके ऊपर किसी विजिटर करें, जो मर्जी करें, आपके ऊपर किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। लेकिन आपने जो 10 ईयर्स का बैन होता है वो उसको टाइम को मुकम्मल करना मस्ट होता है। या अगर आपका बैन अगर आप समझते हैं गलत है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, आप कोर्ट में जा सकते हैं उसको चैलेंज करना चाहें। अदरवाइज अगर आपने चैलेंज नहीं किया हुआ एंड यू आर वेटिंग फॉर योर कंप्लीशन ऑफ योर 10 ईयर्स, सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर 10 ईयर्स बैन जो है फिर आप कोई भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखिए आपके ऊपर दोबारा भी बैन लग सकता है अगर आप उनसे गलत बयान नहीं करेंगे, आप उनको फॉल्स इन्फॉर्मेशन देंगे, आप उनको मिसलीड करने की कोशिश करेंगे, दे कैन पुट अनदर 10 ईयर्स बैन जो है। सो आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए। मुझसे मिलना चाहते हो यू आर मोस्ट वेलकम, लेकिन मैं ऑफिस मिलने के और फ़ोन एडवाइस की मैं फ़ीस चार्ज करता हूं। और नेक्स्ट वीक से जो है होपफुली फ्राइडे या सैटरडे या थर्सडे का टाइम मैं अनाउंस किया करूंगा और आप जो है लेकिन हमारे रिसेप्शन डेस्क पे कॉल करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं अगर आप में से कोई साथी जो है वो मुझे बर्मिंघम में मिलना चाहते हो। तो दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, बाय फॉर नाउ जी, शुक्रिया।